नमस्कार दोस्तों, टॉप से स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित। एक वीडियो मैंने पहले ही प्रोवाइड आपको करवा दिया। आज इसका ये सेकंड पार्ट होगा। आज हम कुछ ऐसे चीज़ें देखेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक देखेंगे जो बार बार हमारी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में बार बार आते रहेंगे, और यदि उन चीज़ों को, उन टॉपिकों को हम नहीं समझ पाएंगे तो बार बार जब भी बड़े टॉपिक पढ़ेंगे, एसी मोटर, डीसी मोटर, ट्रांसफर वगैरह, तो उनमें जब वो आएंगे तो वो थोड़ा सा आने से ये होगा कि आप यदि उनको अभी नहीं समझोगे तो बाद में आपके लिए दिक्कत हो सकती है। इसलिए उन टॉपिकों को आपको समझना ज़रूरी है। देखो, कल हम बात कर रहे थे विद्युत धारा की, कि विद्युत धारा किस तरीके से गमन करती है। तो ये जो विद्युत धारा होती है ना भाई, विद्युत जो धारा रहती है, इसकी अगर मैं दिशा की बात करूं, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं दिशा। विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, विद्युत धारा कैसे गमन करती है, किस तरीके से गमन करती है। देखो, हमने कल देखा कि विद्युत धारा आज से 2500 वर्ष पूर्व यूनानी जो वैज्ञानिक था थेल्स, उसने एबोनाइट की छड़ लेके रेशम के टुकड़े को जब रगड़ा तो एबोनाइट की छड़ कागजों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, है ना भाई। कागजों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। उसी के आधार पे उस थेल्स ने, उस यूनान के वैज्ञानिक ने कौन सी विद्युत की खोज की थी? स्थिर विद्युत की खोज की थी। स्थिर विद्युत की खोज की थी, ठीक है भाई। तो ये जो स्थिर विद्युत थी ना, इसको व्यावसायिक रूप से यानी कि प्रयोग में नहीं लिया जा सकता था। ये स्थिर विद्युत थी, ठीक है भाई। तो इसको प्रयोग में नहीं लिया जा सकता था। बाद में कौन आया था, आपको याद होगा, बाद में आया था वोल्टा नामक वैज्ञानिक आया था। उसने कुछ क्रियाएं करके चल विद्युत की खोज की। कौन सी विद्युत की खोज की थी? चल विद्युत की, जो कि चल विद्युत को एसी तथा डीसी में परिवर्तित किया गया था। एसी तथा डीसी में इसको बांटा गया था। एसी का मतलब अल्टरनेटर करंट होता है, डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट होता है। देखो फ्रेंड्स, ये दोनों जो टॉपिक है ना, ये दोनों बड़े टॉपिक रहेंगे। इनके बारे में अपन एक अलग से चैप्टर लेंगे, एक अलग से चैप्टर में इनके बारे में हम बात करेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ कि एसी जो होती है, एसी करंट, इसे अल्टरनेटर करंट कहा जाता है और डीसी को डायरेक्ट करंट कहा जाता है। इसे अगर हिंदी में कहेंगे तो प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे, और डीसी करंट को यदि हिंदी में कहेंगे तो दिष्ट धारा कहेंगे। अब देखो, एसी होता क्या है कि इसमें एक साइकिल बनती है। मतलब ये धारा जो होती है ना, ये सीधी नहीं चलती, ये एक साइकिल बनाती है। कुछ इस तरीके से एक साइकिल बनाती है, जिसे अपन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी रहती है एसी की, मैं बात कर रहा हूँ एसी की, तो एसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये एक बार तो पॉजिटिव में जाती है, एक बार नेगेटिव में जाती है, फिर पॉजिटिव में जाती है, फिर नेगेटिव में जाती है। तो ये जो साइकिल होती है ना, ये 1 सेकंड में, देखो एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से, इसे एच में डिनोट किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज तक होती है। किसकी? एसी की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। किंतु भारत के अंदर केवल 50 हर्ट्ज ही एसी की फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि भारत में 50 हर्ट्ज ही होती है, यदि आपसे पूछ लिया जाए तो। बाकी अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो 50 से 60 हर्ट्ज, ठीक है। अगर ऑप्शन में 60 हर्ट्ज नहीं दिया जाए, आपको 50 हर्ट्ज देगा, तो वही आपको आंसर में दे देना है, ठीक है। हाँ, अब मैं बात कर रहा हूं कि ये जो 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज, ये है क्या भाई। देखो, हर चीज को समझना बहुत जरूरी है ना। तो ये 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज क्या है, मैं आपको बता देता हूं कि 1 सेकंड में, कितनी सेकंड में? 1 सेकंड में जो ये एसी धारा है ना, ये अपनी टोटल 50 साइकिल पूरी कर लेती है। और एक साइकिल पूरी तब होगी जब ये देखो, यहां से चलकर यहाँ ऊपर से नीचे आई और नीचे जाके एक बार यहाँ आ गई।
तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हुई ये मात्र एक साइकिल हुई, एक फ्रीक्वेंसी हुई। ऐसे ही ये एक सेकंड में एसी जो होती है ये टोटल कितनी फ्रीक्वेंसी कर लेती है, कुल मिला के ये पूरी जो साइकिल तय करती है एक सेकंड में वो 50 साइकिल पूरी कर लेती है। इसीलिए ये इसको कहा जाता है कि एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज प्रति सेकंड, अपन ये कह सकते हैं 50 Hz आपको याद रखना है। डीसी जो धारा होती है, देखो कभी कभार आपने देखा होगा कि एसी धारा जो होती है ना, एसी धारा, पहली बात तो कोई भी विद्युत धारा है उसको गुजरने के लिए एक माध्यम चाहिए। माध्यम देखो मैं ये कहूँगा कि अगर विद्युत धारा, आपने देखा होगा कि जैसे कि घर में अपने वायरिंग की जाती है तो उसमें 3 प्रकार के वायर होते हैं, जिसमें एक फेज होता है, एक तो क्या होता है फेज होता है ना भाई, एक होता है न्यूट्रल, एक न्यूट्रल होता है और एक होता है अर्थ। ये 3 वायर होती है। अब आप कहोगे कि फेज, देखो पहले ना, बहुत पहले आपने भी देखा होगा, शायद ऐसा होता था गांव से अगर आप बिलोंग करते हैं तो देखे होंगे कि पहले क्या करते थे कि कोई भी ट्रांसफार्मर है वहाँ से अपन ने क्या किया कि ट्रांसफार्मर से जो 440 निकल रहा है यानी कि 3 फेज निकल रहा है, तो वहाँ से हमने क्या किया कि यहाँ पे कुंदा बना के टाक दिया, ठीक है, एक फेज में टाक दिया। 3 सपोजली 3 वायर जा रहे हैं, तीनों फेज हैं, ठीक है, 440 जा रहे हैं इसमें, है ना, 440 लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, है ना भाई। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एक वायर ले गए, एक वायर से यहाँ से कनेक्ट कर दिया और अपने पास क्या आ गई अभी 440 आ गई, ठीक है, 440 वोल्टेज अपने पास धारा आ गई, ठीक है, करंट आ गया। अभी क्या किए कि घर में ही अपन ने एक अर्थ बनाया, यहाँ पे कोयला वगैरह डाला, इसमें पानी डाला और यहाँ पे एक रोड डाल दिए अपन ने। नॉर्मली सब कोई ज़्यादा वैसे लोहे की ही रोड डाल दिया करते थे, है ना भाई। तो यहाँ पे कोयला वगैरह चारकोल ये सब भर दिए। कोयला चारकोल से होता क्या है, इसका प्रतिरोध जो होता है ना वो घट जाता है। देखो प्रतिरोध भी एक अच्छा टॉपिक है और एक बड़ा टॉपिक है, उसके बारे में भी अपन सविस्तार पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध जो होता है ये भाई साहब करता क्या है कि ये जो विद्युत धारा जाती है ना, विद्युत धारा, माना कि ये एक चालक तार है, यहाँ से विद्युत धारा गुजर रही है, तो प्रतिरोध उसे कहा जाता है जो विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा डाले, बाधा उत्पन्न करे, अवरोध करे, वही क्या कहलाता है प्रतिरोध। इस प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध जिसे ओमेगा से ऐसे इस तरीके से दर्शाया जाता है। तो ये प्रतिरोध के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रतिरोधों का संयोजन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देना चाह रहा हूँ। तो प्रतिरोध धारा के विलोमानुपाती होता है। विलोमानुपाती बोले तो व्यतकर्मानुपाती, ठीक है, व्यतकर्मानुपाती होता है, यानी कि इसके अपोजिट होता है। देखो धारा मतलब जैसे कि प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा का मान घटेगा। क्यों, प्रतिरोध ज़्यादा हो गया। आपने देखा होगा प्रतिरोध ऐसे मतलब कहीं कोई, जैसे कि आपने कोई एम्पलीफायर वगैरह ये सब देखे होंगे, तो उसमें एक छोटा छोटा एक बैटरी नुमा होता है, उसके 2 तार ऐसे निकले हुए रहते हैं, है ना, कुछ इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से होता है ना भाई, ऐसे 2 तार निकले हुए रहते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा उस तरीके से प्रतिरोध होता है। आपसे कोई नहीं पूछेगा किस तरीके का होता है, किस तरीके का नहीं होता है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब देखो एक होता है चालकता, जिसका मात्रक साइमन होता है चालकता, ठीक है, ये हो गया चालकता। तो इसका मात्रक साइमन होता है। चालकता का मतलब होता है कंडक्टर, यानी कि इस प्रतिरोध का सीधा ये व्यतकर्मानुपाती होता है चालकता, ठीक है। यानी कि चालकता अगर बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा और प्रतिरोध यदि बढ़ेगा तो चालकता घटेगी। इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। ये बाद में पढ़ेंगे हम चालकता और प्रतिरोध। अभी हम देख रहे थे कि एसी की जो फ्रीक्वेंसी थी इसके बारे में बात कर रहे थे, फिर हम बात टॉपिक पे आ गए थे कि 3 वायर होता है, एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है और एक क्या होता है अर्थ, ठीक है, इसके बारे में देख रहे थे। फिर हम पहुंच गए थे कि यहाँ से अपन ने वायर ले लिया, यहाँ पे अर्थिंग कर दिया। अब यहाँ से हमने क्या किया कि हमारी जो सप्लाई है, एक तो हमने यहाँ से जो पावर लिया, एक फेज लिया, ठीक है, तो यहाँ से हमने फेज लिया, उससे कनेक्ट कर दिया। दूसरा हमने क्या किया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो भी युक्ति होगी, मान लीजिए यहाँ पे कोई बल्ब है, ये लैंप है, ठीक है, कोई भी लैंप है, तो ये देखो प्रकाशित होगा, क्योंकि देखो विद्युत को गुजरने के लिए एक माध्यम चाहिए
और जब तक इसका पूरा सर्किट पूरा नहीं होता तब तक विद्युत गमन नहीं करेगी, तब तक विद्युत चलेगी नहीं। इसका सर्किट पूरा होना जरूरी है। आपने देखा होगा कि जैसे कि ये जो पोल हैं उनके ऊपर जो नग्गे तार रहते हैं, है ना, जिनके ऊपर इंसुलेशन नहीं होता है, तो केबल की बात नहीं कर रहा मैं, ये जो खुले तार हैं इनके, तो इनके ऊपर पक्षी कौवा बैठ गया, है ना, कौवा कबूतर जो भी है इसके ऊपर बैठ रहा है। सपोज यहाँ पे बैठ गया, ठीक है, माना कि ये चलो ये बैठ गया, ठीक है, ये हमने बिठा दिया, तो ये बैठेगा, इसको करंट नहीं मारेगा, इसको करंट नहीं पकड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका एक यानी कि ये जो है ना, ये अभी एक वायर पे बैठा हुआ है, तो यहाँ पे जो एक वायर पे बैठा हुआ है इसका पूरा जो पथ है, जो रास्ता है, जो इलेक्ट्रिसिटी गमन करने के लिए एक पथ होना जरूरी है, तो वो यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा। लेकिन आपने देखा होगा कि कभी कभार ये यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ करता है, छेड़छाड़ी करता है, तो इस दूसरे तार से अगर टच हो जाता है तो बस हो गया काम, खत्म इसकी कहानी, है ना, ऐसा होता है। आप भी यदि आपने देखा होगा कोई भी जैसे कि अपने इलेक्ट्रिशियन आता है और आप ऐसा प्रयोग ना करें, और अगर करें तो आप थोड़ा देख रेख में करें, तो फेज को वो आराम से ऐसे पकड़ के कर देता है, लेकिन उसको करंट नहीं मारता है। क्यों नहीं मारता? कारण उसका ये है कि नीचे देखो, एक तो वो चप्पल पहने हुआ होता है, तो चप्पल जब पहने हुआ है तो उसका अर्थिंग नहीं बन रहा है, उसको एक ये जो विद्युत धारा है इसको गमन करने के लिए उसका रास्ता कंप्लीट नहीं हो रहा है, उसका पूरा रास्ता कंप्लीट नहीं होगा, तब तक वो विद्युत धारा मतलब झटका नहीं मारेगी या मारेगी नहीं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसका रास्ता कंप्लीट नहीं होता, इसका पथ कंप्लीट नहीं होता, तो इसको करंट नहीं लगेगा। लेकिन इससे अगर ये भिड़ जाएगा तो फिर तो इसको 440 वोल्टेज का करंट लगेगा छूने से, है ना भाई। तो ऐसा होता है। तो यहाँ हम क्या बात कर रहे थे कि यहाँ पे अगर ये जो लैंप लगा हुआ है ये प्रकाशित तो हो जाएगा यहाँ पे अर्थ से, किंतु ये चीज़ गलत है। ये विद्युत की जो नियम है उनके खिलाफ है। अर्थिंग इस तरीके से हमें कोई भी लैंप प्रज्वलित करने के लिए या जलाने के लिए या फिर हमारे कोई भी वैद्युतिक जो उपकरण हैं उनको चालू करने के लिए ऐसा मार्ग अपनाना ये विद्युत नियमों के खिलाफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल ये अपन ट्रांसफार्मर में पढ़ेंगे कि उसमें जो बुसेज होती है उन्हीं में से 3 बुसेज जो रहेगी वो जो 3 बुसेज रहेगी वो थोड़ी बड़ी रहेगी, तो वहाँ से फेज निकलता है। एक न्यूट्रल वाली रहती है तो थोड़ी छोटी रहती है, आप देख के उसे पहचान सकते हैं। तो न्यूट्रल वहाँ से निकलता है। तो भाई जो देखो, हमें कोई भी युक्ति अगर चलानी है तो हमें फेज से और न्यूट्रल से चलानी है, कोई भी युक्ति है। तो देखो यहाँ पे रास्ता इसका कंप्लीट हो गया, इसी वजह से प्रज्वलन हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसके जो अर्थ था, अर्थ हमने यहाँ पे बनाया था, इसको अगर मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, काट देता हूँ, तो ये प्रज्वलन नहीं होगा, क्योंकि इसका पथ कंप्लीट नहीं हुआ, इसका मार्ग कंप्लीट नहीं हुआ। इसको एक रास्ता चाहिए था, पूरा रास्ता जो था वो कंप्लीट होना चाहिए था, तब जाके ये प्रज्वलित होता, ये जलता या फिर ये सुचारू रूप से चलता, अन्यथा ऐसे ये नहीं चलेगा। लेकिन देखो न्यूट्रल का काम है, ये जो न्यूट्रल है, वैसे फेज जो होता है, ये जो फेज है, फेज और न्यूट्रल से कोई भी युक्ति चल रही है। अभी अर्थ का काम क्या है? अर्थ का काम केवल इतना सा है कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी बड़े बड़े जैसे कि ट्रांसफार्मर में है वहाँ भी अर्थिंग किया जाता है, मोटरें जो होती है वहाँ भी अर्थिंग किया जाता है, ठीक है। तो होता क्या है कि कोई भी जैसे कि युक्ति है, सपोजली अपने पास ये फ्रिज है, ये अपने पास एक फ्रिज है, ठीक है। तो फ्रिज में क्या है, फेज तो आ रहा है, ठीक है, न्यूट्रल भी आ रहा है। अभी क्या होगा कि कभी कभार बॉडी हो जाती है। बॉडी होने से मतलब मेरा तात्पर्य ये है कि बॉडी में करंट फ्लो होने लग जाता है, बॉडी में करंट आने लग जाता है इसको टच करने से। आपने देखा होगा कंप्यूटर के सीपीयू जो रहता है, सीपीयू के पीछे अगर आप हाथ लगाओगे तो आपको करंट आ जाएगा। कभी आपने यूएसबी लगाई हो, है ना भाई, ऐसा अगर कुछ किया हो तो आपने देखा होगा कि एक झटके का अनुभव हुआ होगा, आपको करंट लगा होगा। तो वो क्यों लगा था? क्योंकि आपने उस सीपीयू का अर्थिंग नहीं कर रखा है। तो अगर आप यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई बोल्ट है, ठीक है, नट बोल्ट है, वहाँ से आपने क्या किया, एक तार लिया, यहाँ पे उसको बोल्ट को टाइट कस दिया, फ्रिज से कनेक्ट कर दिया, और इस वायर को आपने यहाँ पे एक अर्थिंग बना दिया आपने, ठीक है। तो अर्थिंग बना के उससे कनेक्ट कर दिया, तो होगा क्या, जब यहाँ से फेज आएगा, यहाँ से क्या आएगा, फेज आएगा, तो
तो फेज आएगा, और अगर बॉडी करंट हो रही है, बॉडी टच हो रही है अगर फेज से, तो क्या होगा, बॉडी में जो करंट रहेगा ना वो इस अर्थ वायर के जरिए जमीन में ये करंट फ्लो कर जाएगा, और ये आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, यानी कि कोई भी वैद्युतिक हानि नहीं होगी। तो इसको टच करने से तो अर्थिंग करना इसलिए आपका जरूरी हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली। अब मैं बात कर रहा था, ये सब सारी चीज़ें हो गई। अभी हम बात करेंगे तो वो करेंगे हम डीसी की। देखो ये साइकिल बनती है ना, कभी कभार झटके का अनुभव होता है। एसी करंट वैसे सबसे ज़्यादा पावरफुल करंट डीसी होता है। ठीक है, एसी पावर कम रहता है, डीसी का ज़्यादा रहता है। बड़ी बड़ी जो जैसे कि बड़ी बड़ी मोटरें, बड़े बड़े जो काफ़ी सारी जो युक्तियाँ होती है वैद्युतिक, वो सभी डीसी पर कार्य करते हैं, क्योंकि डीसी का पावर अधिक होता है, एसी का पावर थोड़ा कम रहता है। तो देखो भाई, मैं क्या बात कर रहा था कि एसी धारा जो है, ये जो एसी धारा है, कभी कभी आपने करंट लगभग ये है कि 90% लोगों को छू ही लेता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी न कभी कभार ऐसे हो जाता है। ठीक है, संयोगवश हो जाता है या गलती से हो जाता है, किसी कारणवश हो जाता है ऐसा। तो आपने देखा होगा कि थोड़ी देर के लिए पकड़ा फिर छोड़ दिया, तो वो छोड़ा क्यों, उसका कारण है क्योंकि ये जो साइकिल बन रही है, एक बार ये माइनस में जा रहा है, एक बार प्लस में जा रहा है, यानी कि एक बार पॉजिटिव में जा रहा है, एक बार नेगेटिव में जा रहा है, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो जब ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है, पॉजिटिव में आपको पकड़ लिया, करंट पकड़ लिया, तो जैसे ही वो नेगेटिव होगा और इस जगह पे आएगा ना, उस जगह पे आपको एक मौका मिलता है कि आपको वो एसी धारा छोड़ देगी, क्योंकि इस जगह कोई साइकिल नहीं बन रही, ये कंटिन्यूटी चल रही है। क्योंकि यहां से देखो प्लस का मामला खत्म हो जाएगा, माइनस का चालू होगा, तो वहां पे धारा की वैल्यू जो हो जाती है वो शून्य हो जाती है, इसीलिए आपको वो छोड़ देती है। ठीक है, तो ऐसा ना सोचिए कि वो हमेशा ही छोड़ देती है, ऐसा नहीं होता। कभी कभार होता क्या है कि अपन जैसे कि ये वायर है, तो हमने ऐसे इसको टच किया, तो अपनी करंट का झटका लगने से अपना हाथ क्या हो जाता है, ऐसे बंद हो जाता है, ऐसे बंद हो जाता है, तो पकड़ लिया, तो अभी ये छूटेगा नहीं, क्योंकि 1 सेकंड में 50 साइकिल पूरी हो रही है। एक इतना सा मौका मिलता है आपको, सोचो 1 सेकंड में 50 साइकिल, यानी कि आपको 2 मिलीसेकंड का टाइम मिल रहा है। 2 मिलीसेकंड में 1 साइकिल पूरी हो रही है, तो आपको इतना सा टाइम मिल रहा है, उसी में छोड़ सकता। तो ऐसे अगर पकड़ लिया आप तो छूटना मुश्किल है। तो इसीलिए काफ़ी बार किन्हीं लोगों को हानि हो जाती है, मौत भी हो जाती है उनकी। तो हमेशा विद्युत के जो नियमों के अनुसार बताया जाता है, जैसे हमें भी ट्रेनिंग में बताया गया था कि जब भी आपको अगर किसी को छूना है, देखना है कि इसमें करंट है कि नहीं है, तो आपको ऐसे पीछे से इस तरीके से टच करना, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है और यदि आपको मारेगा तो आपकी अगर मुट्ठी बंद होगी, ऐसे बंद होगी, ठीक है, तो ये उसको छोड़ देगा। समझे इस बात को? तो जब भी आपको अगर चेक करना हो, पहली बात तो आपको जो टेस्टर है उसी का इस्तेमाल करना है। जो भी वैद्युतिक युक्तियाँ हैं, ये जो औजार हैं, उन्हीं का आपको प्रयोग करना है। लेकिन फिर भी अगर बाय द वे आप करना चाहो, ठीक है, खतरों के खिलाड़ी अगर बनना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे वाले खतरों के खिलाड़ी नहीं बने, ऐसे वाले खतरों के खिलाड़ी बने। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखी कि एसी की। अब डीसी की अगर बात करें तो डीसी की साइकिल नहीं होती, ये सीधी चलती है। इसकी साइकिल नहीं होती, ये सीधी चलती है। ये ध्यान रखना कि केवल और केवल एसी की ही फ्रीक्वेंसी होती है, डीसी की फ्रीक्वेंसी नहीं होती। ठीक है, अब देखो भाई, हमने एक चीज़ और देखी थी, इसको मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, है ना, ये समझाने के लिए है। हमने कहा था एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक एक वैज्ञानिक था। मैंने इसको बीएफ लिख दिया, बॉयफ्रेंड मत समझना आप, है ना, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन है। ठीक है, तो इसने एक व्याख्या दी थी। ये काम तो देखो थेल्स ने किया था, लेकिन इसने उसको व्याख्या दी थी, यानी कि देखो इसने क्या व्याख्या दी थी। पहले तो जो थेल्स था उसने क्या किया था कि एक उसने कहा तो इसने था, ठीक है, प्रयोग किसने किया था? थेल्स ने। ये कांच का टुकड़ा लिया, ये टुकड़ा किसका है? कांच का टुकड़ा है, और इधर एक रेशम का कपड़ा है। ये क्या है? रेशम का कपड़ा। देखो, कांच का टुकड़ा है, रेशम का कपड़ा है। जब इन दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाया गया और इनको रगड़ा गया, तो हुआ क्या
कि ये जो कांच है ना, इसमें से इलेक्ट्रॉन प्रवाह होके किस में जाने लग गए, रेशम के टुकड़े में। यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो हो रहा था वो रेशम के टुकड़ों की तरफ हो रहा था। देखो फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमेशा विद्युत धारा की जो दिशा होती है, ये आप लिख लेना अलग से, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इसकी जो दिशा रहती है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ रहती है, यानी कि ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ रहती है। ठीक है, तो देखो इस कांच के टुकड़े से इलेक्ट्रॉन जो थे, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। देखो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे ये रेशम के टुकड़े में जाने लग गए, है ना, इसमें संपर्क करवाया गया, इसमें करंट का फ्लो मतलब इनको रगड़ा गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहे थे तो इससे तो निकल रहे थे, तो कांच यहाँ पे क्या हो जाएगा, धनावेशी, और ये क्या हो जाएगा, ऋणावेशी। ये हो जाएगा आपका ऋणावेशी। ठीक है, तो ये ऋणावेशी हो जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्यों, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किस में हो रहा है, रेशम के टुकड़े में। तो ये जो किया था काम, वो तो किया था किसने, थेल्स ने। ये काम किया था किसने, थेल्स ने। लेकिन जो इसकी व्याख्या की थी वो की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, इसकी व्याख्या की थी। तो चलो ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। अभी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे दिशा की, तो दिशा आप मोस्टली लिख लीजिएगा कि हमेशा विद्युत का जो फ्लो होता है, विद्युत का जो गमन होता है, विद्युत धारा का जो प्रभाव होता है वो हमेशा नेगेटिव से कहाँ पे होता है, पॉजिटिव की तरफ होता है। ठीक है, नेगेटिव से कहाँ होगा, पॉजिटिव की तरफ। ये हो गई आपकी दिशा। ठीक है, तो ये काफ़ी, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। एक होता है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, EMF। तो EMF जो होता है, EMF, तो EMF होता क्या है, देखो यहाँ पे मैंने एक छड़ ली, ये माना एक लोहे की छड़ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो लोहे की छड़ है, ये लोहे की छड़ है। ठीक है, यहाँ से मुझे करंट का फ्लो करना, माना कि मैंने यहाँ पे कोई युक्ति ले ली मैंने, जैसे कि ये बैटरी ले ली, वैसे इसमें DC रहेगा, ध्यान रखना बैटरी में। तो ये बैटरी ले ली, ये इसका मान लीजिए एनोड है और ये इसका कैथोड है, ये कैथोड है। ठीक है, यानी कि माइनस वाला टर्मिनल ये है, ये प्लस वाला है। चलो हम यहाँ से इसको क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। देखो ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अभी देखो हमने कनेक्ट किया तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। कारण, क्योंकि अभी इसका पथ जो है, इसका मार्ग जो है, इसका रास्ता जो है वो अभी पूरा नहीं हुआ भाई। तो रास्ता तो पूरा करना पड़ेगा। तो चलो हमने इसको क्या किया, ये कोई भी युक्ति है। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, माइनस से जोड़ दिया, इसको हमने माइनस से जोड़ दिया। अभी देखो माइनस से जोड़ दिया। अभी मान लीजिए करंट का इसमें फ्लो होगा। ठीक है, करंट इसमें गमन करेगा। तो करंट जो गमन करेगा उसके लिए, करंट को भेजने के लिए या पथ प्रदान करने के लिए या मार्गदर्शन करने के लिए या आगे फ्लो करने के लिए एक बल चाहिए होगा, एक फोर्स चाहिए होगा। और वो जो फोर्स होता है वही क्या होता है, EMF। यानी कि मैं ये कहूँगा कि विद्युत धारा के प्रवाह जिस बल के कारण होता है या फिर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिस बल के कारण होता है उसे क्या कहा जाता है, EMF। क्या कहा जाता है, EMF, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए इसका जो मात्रक होता है, मात्रक का मतलब होता है, मात्रक होता है इकाई, एकक, संयंती। ठीक है, आप इसको कुछ भी कह सकते हो। तो मात्रक होता है किसी राशि के लिए निर्धारित किया गया मानक मान ही उस राशि का मात्रक कहलाता है। मात्रक वैसे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है SI मात्रक, एक होता है SI मात्रक जो कि MKS प्रणाली का रूप है। MKS मात्रक जो होता है उसी प्रणाली का ये रूप है। पहले MKS हुआ करता था, बाद में इसको सन लगभग कंफर्म नहीं है लेकिन लगभग 1887 के अंदर ये जो MKS प्रणाली थी इसको SI प्रणाली का रूप दिया गया। SI प्रणाली वही MKS प्रणाली है। एक प्रणाली चलती है CGS, एक चलती है CGS और एक चलती है FPS। देखो FPS का महत्व बहुत कम है। ये आपसे कोई रेयर कंडीशन में यदि पूछ लेता है तो पूछ लेता है, बाकी ये नहीं पूछता है। आपसे मात्रक जब भी पूछता है या तो SI मात्रक पूछेगा या फिर आपको CGS मात्रक पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं EMF की बात करूँ तो इसका जो SI मात्रक होता है वो होता है वोल्ट, जिसको हम किससे दर्शाते हैं, V से। तो इसका मात्रक जो हो गया, मात्रक जो हो गया वो क्या हो गया, वोल्ट। ठीक है,
आप लिख सकते हैं कि इसका मात्रक क्या हो गया, वोल्ट। तो ईएमएफ भी आपको थोड़ा सा ये समझ में आ गया होगा कि ईएमएफ क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा कर लिए। चलो अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे इनके प्रभाव के बारे में, कि प्रभाव क्या है क्या नहीं है, इन सभी के बारे में अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं। विभवांतर, आपने सुना होगा कि विभवांतर क्या है, नहीं सुना होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी सुन लो। विभवांतर जो है, विभवांतर, ठीक है, विभवांतर क्या है क्या नहीं है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे इसके बारे में, हल्का सा देखना आपको। देखो विभवांतर होता क्या है, जैसे कि मैं इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करूं अगर परिभाषा की, तो मैं ये कहूँगा कि किसी भी चालक पदार्थ के या फिर कोई पदार्थ है उनके दो सिरे हैं। माना कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे ही समझाता हूँ आपको, क्योंकि डेफिनेशन बोलूँगा पता नहीं समझ में आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन डेफिनेशन के साथ साथ परिभाषा के साथ साथ यदि मैं आपको समझाऊंगा तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। देखो ये एक, मान लीजिए एक चालक पदार्थ है, ठीक है, ये एक चालक पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, तो इसके जो सिरों के मध्य अंतर रहेगा। माना कि इसमें करंट फ्लो किया, अपन ने करंट इसमें दे दिया, ठीक है, तो करंट से इसको जोड़ दिया, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ x है और यहाँ पे क्या है, y, तो जो इन दोनों के मध्य जो डिफरेंट पाया जाएगा, जो अंतर पाया जाएगा, उसे ही क्या कहा जाता है, विभवांतर। किसी युक्ति के दो सिरों के मध्य पाए जाने वाला जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं, विभवांतर। बात समझ में आ गई कि विभवांतर क्या है, आगे कभी भी देखेंगे, देख लेना। तो विभवांतर का जो यहाँ पे अगर आप वैल्यू देखना चाहते हो तो x माइनस वाई कर सकते हो, या ये ध्यान रखना, ठीक है। या फिर देखो ये कभी भी जो आएगा आपको माइनस में वैल्यू नहीं आएगा, ये हमेशा किस में आएगा, प्लस में, धनात्मक में। अगर आपको देखो यहाँ पे कभी कभार जैसे कि मान लीजिए यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे 10 एम्पियर की धारा है और यहाँ आते आते देखो कम क्यों हो रही है, कारण क्या है इसका, क्योंकि इसके बीच प्रत्येक धातुएं जो होती है लगभग उन सभी का एक निश्चित प्रतिरोध होता है, यानी कि इसमें भी कुछ प्रतिरोध होगा, तो कुछ प्रतिरोध होगा तो ये पूरी धारा को तो उधर नहीं जाने देगा, कुछ रोकेगा। और यहाँ पे माना कि हमें 8 एम्प्स की धारा प्राप्त हो रही है, 8 एम्पियर की धारा हमें क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है, तो इन दोनों सिरों के मध्य जो अंतर आया वो कितना एम्प्स का आ गया, 2 एम्प्स का। तो जो ये 2 एम्प्स है वही क्या आया, विभवांतर का मान आ गया, यही विभवांतर का मान आ गया, इसे विभवांतर कहा जाता है। ठीक है भाई, तो चलो ये भी आपका क्लियर हो गया कि विभवांतर क्या है। ठीक है, हमेशा ये धनात्मक में आएगा, ऋणात्मक में इसका मान नहीं आएगा। ठीक है, चलो अभी हम बात करते हैं विद्युत धारा के प्रभाव, विद्युत धारा के प्रभाव। देखो भाई, विद्युत धारा के प्रभाव, ठीक है। देखो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव भाई, ऊष्मीय प्रभाव है ना भाई, हीट वाला। तो देखो ऊष्मीय जो प्रभाव होता है, ऊष्मा वाला, ठीक है, ऊष्मीय प्रभाव जो होता है ये क्या होता है क्या नहीं होता, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं, इसके बाद में देखेंगे। देखो जब भी किसी चालक में, किसी चालक तार में, किसी भी चालक तार में यदि मान लीजिए ये मेरे पास एक चालक तार है, मैंने इसको क्या किया, वाइंडिंग कर दिया, ये मैंने क्या किया, वाइंडिंग, ये वाइंडिंग कर दिया, ठीक है, और यहाँ से मैंने करंट का फ्लो जैसे कि मैंने करवा दिया है ना भाई, मान लीजिए नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो करंट का फ्लो हो रहा है। तो होता क्या है कि जब किसी कुंडली के अंदर या किसी चालक तार के अंदर यदि धारा का प्रभाव होता है तो वो धीरे धीरे हीट जनरेट करने लग जाता है, गर्म होने लग जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे कि काफ़ी बार जैसे फ़ैन बहुत देर तक चल रहा है, या फिर अपनी जैसे कि मोटर है, सिंगल फेज है या 3 फेज है, कोई भी मोटर है, वो अगर बहुत देर तक चल रही है तो उसकी जो वायर होती है, जो केबल होती है, वो गर्म हो जाती है। क्यों, उस केबल से क्या हो रहा था, करंट फ्लो हो रहा था, और करंट फ्लो होने के कारण भाई जब करंट फ्लो हो रहा था तो वो करंट जो फ्लो हो रहा था उसके कारण धीरे धीरे
ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी और वहां पे एक ऊष्मीय क्षेत्र तैयार हो गया, और ऊष्मीय क्षेत्र तैयार होने के कारण जो उसके ऊपर इंसुलेशन था वो भी वहां पे क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ऊष्मीय प्रभाव, अब देखो ये यही ऊष्मीय प्रभाव है, यानी कि किसी धारावाहक चालक में यदि करंट का फ्लो करवाया जाता है तो उसके चारों ओर ऊष्मीय प्रभाव तैयार हो जाता है। देखो वैसे चुंबकीय प्रभाव भी तैयार होता है, वो भी हम बताएंगे चुंबकीय प्रभाव में, अभी हम बता रहे हैं ऊष्मीय प्रभाव। तो ऊष्मीय क्षेत्र तैयार हो जाता है, ऊष्मा के कारण हीट उत्पन्न होता है। अब इसी हीट को देखो कैसे तरीके से काम में लिया। अगर मैं एग्जाम्पल की यहां पे बात करूं, यही आपका मोस्ट है, बस केवल एग्जाम्पल मोस्ट है। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि ऊष्मीय प्रभाव क्या है क्या नहीं है, कैसे ऊष्मा उत्पन्न करता है, ये सब नहीं पूछेगा, ये समझने के लिए, ठीक है। आपसे एग्जाम्पल पूछेगा कि कौन सी युक्ति ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है, ठीक है। तो ऊष्मीय प्रभाव पे जो कार्य करती है, जैसे कि आपकी स्त्री हो गई, आपकी स्त्री मतलब आपकी वाइफ नहीं, आप ऐसा मत समझना ना। ये जो हीटिंग एलिमेंट्स, जो क्या बोलते हैं इसको, प्रेस भी बोलते हैं अपन, है ना अपनी भाषा में। तो स्त्री जो हो गई विद्युत स्त्री, ठीक है, स्त्री हो गई। हीटर हो गया, हीटर जो है ये भी उसमें प्रभाव पर कार्य करेगा, है ना भाई। इसके अलावा जैसे कि गर्म पानी करने वाली जो रॉड होती है ना, वो यहाँ पे गर्म पानी करने वाली जो रॉड हो गई, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि गर्म पानी करने वाली रॉड, ये हो गई, ठीक है। और यदि हम बात करें तो गीजर हो गया, गीजर हो गया। गीजर भी एक ऊष्मीय प्रभाव पर कार्यरत एक युक्ति है, एक वैद्युतिक युक्ति है, ठीक है, गीजर भी। तो इस तरीके से और भी हो सकते हैं, तो काफ़ी सारे हैं, ठीक है। तो हमने ये चीज़ें देख ली, मोस्टली जो थे ये ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऊष्मीय प्रभाव। अभी हम बात करते हैं दूसरे प्रभाव, कौन सा, तो दूसरा प्रभाव है आपका चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, चुंबकीय प्रभाव। अब चुंबकीय प्रभाव क्या है इसको भी हम समझते हैं। देखो यही ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यही युक्ति ले लिए। यहाँ हमने करंट इसमें से गुजारा, तो करंट जब गुजारा तो करंट के गुजरने से होता क्या है कि किसी धारावाहिक कुंडली में यदि करंट का फ्लो होता है तो वह अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र तैयार करता है। अब चुंबकीय क्षेत्र पे जैसे कि इस पे कार्यरत जो युक्तियां होती है, इस पे जो कार्य करने वाली युक्तियां होती है वो बहुत सारी होती है, जैसे कि विद्युत फैन है, मोटर है, जनरेटर है, ये सभी क्या है ना, ये विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पर कार्यरत होते हैं, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। आपने देखा होगा विद्युत जो क्रेन होती है, विद्युत जो क्रेन होती है वो भी विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर ही कार्यरत होती है। उसमें होता क्या है कि बड़ी बड़े जो बहुत बड़े बड़े सामान होते हैं, बड़े बड़े जो कोई भी जैसे कि आइटम है लोहे के जो कि मैग्नेट को चिपक सके, उन सभी को उठाने के लिए जो विद्युत क्रेनें होती है उनका प्रयोग किया जाता है। तो वो क्या करती है कि जैसे कि माना कि यहाँ पे कोई भी ये 500 केजी का कोई मेटल है, ठीक है, 500 केजी का मेटल है। अभी इसको ऐसे उठाना थोड़ा पॉसिबल तो ऐसी बात नहीं है, उठाने को बहुत सारे आदमी, क्योंकि पहले के टाइम पे ऐसी चीज़ें नहीं थी, तब भी ऐसे ऐसे काम किए गए जो हम सोच नहीं सकते, है ना भाई। तो क्या होता है कि जैसे कि क्रेन है, अभी क्रेन के मान लीजिए यहाँ पे एक प्लेट लगी हुई है, ये विद्युत क्रेन है, इसकी ये प्लेट है, ये मान लीजिए इसकी वायर वगैरह आ रही है। तो यहाँ होता क्या है कि इसमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र तैयार किया जाता है। इसमें जैसे ही वहाँ से बटन ऑन करेगा, इसमें चुंबकीय क्षेत्र तैयार होगा, इसको पकड़ लेगा, इसको जैसे ही पकड़ेगा जहाँ उठा के रखना है वहाँ रख देगा, और जैसे ही बटन ऑफ करेगा, इसका पावर ऑफ करेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये इसको छोड़ देगा। नहीं तो ऐसे तो छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा, है ना भाई, अगर कोई और चुंबक का प्रयोग किया जाए तो ऐसे क्रेनों में किया जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं यहाँ बात करूँ चुंबकीय प्रभाव के एग्जाम्पल, यानी कि चुंबकीय प्रभाव पर कौन कौन सी युक्तियाँ कार्यरत होती है या कार्य करती है, तो वो हो गया आपका एक फैन हो गया, यानी कि पंखा हो गया, ठीक है, पंखा हो गया, मोटर हो गई, मोटर हो गया, ठीक है, मोटर हो गया। और आपका जैसे कि हम बोले क्रेन, विद्युत क्रेन, ठीक है, तो विद्युत क्रेन हो गई,
विद्युत क्रेन हो गई आदि काफ़ी सारी चीज़ें जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, तो ये जैसे कि ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। जो ट्रांसफार्मर होता है तो आप लिख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये सारी युक्तियां जो है ये एग्जाम्पल के तौर पे पूछ लेता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत या विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर कौन सी युक्ति कार्य करती है। आपको इनमें से दे दिया जाएगा, कुछ इनमें से दे दिया जाएगा, कुछ रासायनिक प्रभाव वाली युक्तियां होती है वो दे दी जाएगी, एक दे दिया जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से आपसे ऑप्शनली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका चुंबकीय प्रभाव। अब मैं बात करूंगा रासायनिकी प्रभाव। देखो रासायनिकी प्रभाव जो है, अरे क्या रासायनिकी प्रभाव है ना, रासायनिक जो प्रभाव है, ठीक है, तो वो क्या है। देखो मैं कहूंगा कि किसी अम्लीय लिक्विड पदार्थ में या किसी अम्लीय द्रव पदार्थ में यदि करंट का फ्लो करवाया जाए, करंट गुजारा जाए, तो वह जो अम्लीय पदार्थ होता है वह विभिन्न आयनों में विभक्त हो जाता है, मतलब टूट जाता है या फिर बट जाता है या फिर बिखर जाता है। और वो जो प्रभाव होता है वही क्या कहलाता है, रासायनिकी प्रभाव, यानी कि विद्युत रासायनिकी प्रभाव। माना कि मैंने यहाँ पे एक बैटरी ली, मैंने क्या लिए कि बैटरी ले ली, ये बैटरी ले ली, इसका मान लीजिए ये मैंने ये पॉइंट बना दिया, मान लीजिए ये कैथोड है, ये एनोड है, पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे कि करंट फ्लो करवाया गया। अब इसमें देखो बैटरी के अंदर जो भरने वाला होता है वो H2SO4 होता है ना भाई, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये जो अम्ल ये द्रव पदार्थ है, ये लिक्विड हो गया। अब इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो होने के कारण ये जो H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये विभिन्न अलग अलग आयनों में बट जाएगा, अलग अलग आयनों में टूट जाएगा। और ये टूटने वाला जो प्रभाव है, ये जो टूट रहा है, उसी प्रभाव को क्या कहा जाता है, विद्युत रासायनिकी प्रभाव। समझ में आ गया होगा। देखो बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, धीरे धीरे समझा रहा हूँ, आराम से समझो ना भाई। हाँ, तो ये ही विद्युत रासायनिकी प्रभाव कहलाता है। तो इस पर जो कार्यरत युक्तियाँ होती है वो होती है सेल। क्या होती है भाई, सेल होता है, बैटरी होती है ना, सेलों का समूह ही बैटरी कहलाती है। ये सेल एंड बैटरी में हम पढ़ेंगे। तो बैटरी हो गई, ये युक्तियां क्या है, ये काम करती है विद्युत रासायनिकी प्रभाव पर। ये हो गया विद्युत रासायनिकी प्रभाव। अब हम बात करते हैं एक, देखो किरण प्रभाव। किरण प्रभाव क्या है, वैसे इसके बारे में अधिकतर पूछता नहीं है, लेकिन एक छोटा सा इस पे एक एग्जाम्पल है ना, तो हम बता दे रहे हैं इस चीज़ को कि किरण प्रभाव क्या है। देखो किरण प्रभाव वो होता है कि किसी वायु रहित युक्ति में, वायु रहित युक्ति में यदि करंट फ्लो करवाया जाए। माना कि कोई भी युक्ति है, ये मेरे पास एक पात्र है, ये वायु रहित है, ठीक है, इसमें मैंने करंट फ्लो करवाया, ठीक है, करंट गुजारा इसमें से, चलो इधर जोड़ दिए, ये माइनस हो गया प्लस हो गया, ठीक है, ये युक्ति हो गई, कोई भी जोड़ दिए हमने, ठीक है, इसका मार्ग बना दिए। तो ये वायु रहित मार्ग है, ठीक है, इसमें गुजारने से एक किरण उत्पन्न होती है। वायु रहित किसी पात्र में यदि करंट का फ्लो करवाया जाए तो वह किरणें उत्पन्न करती है, और उन किरणों को जो नाम दिया गया है वो दिया गया है एक्स रे किरणें। एक्स रे किरणें, ठीक है, एक्स रे किरणें। तो ये एक्स रे किरणें से आप समझ गए होंगे कि जो एक्सरे होता है ना, शरीर का एक्सरे होता है, सोनोग्राफी होता है, एक एक्सरे होता है, तो जो एक्सरे होता है वो इन्हीं किरणों पर, इसी विद्युतीय किरण प्रभाव पर आधारित होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे यदि विद्युत किरण के आधार पर कार्यरत अगर आपसे कोई प्रणाली पूछे, कोई युक्ति पूछे, तो आपको सीधा आंसर में क्या दे देना है, एक्सरे, ठीक है भाई, ये हो गया। चलो अभी एक हमारा प्रभाव और बचा हुआ है, उनमें से एक रह रहा था, तो हमने वो देखा, तो वो था गैस आयनीकरण प्रभाव, विद्युत गैसीय आयनीकरण प्रभाव। अब ये गैस आयनीकरण प्रभाव जो है ये क्या है, इसको अपन देखते हैं। गैस आयनीकरण,
आयनीकरण प्रभाव। देखो भाई, आपने सुना होगा कि विद्युत लैंप में या फिर ट्यूबलाइट में, इन सभी में एक गैस भरी जाती है और उस गैस का नाम ऑर्गन गैस है। ऑर्गन गैस है ना भाई, उस गैस का नाम क्या है? ऑर्गन गैस। तो जब किसी युक्ति में गैस भरी हुई हो, ऑर्गन गैस भरी हुई है, ठीक है। अब होता क्या है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह किया गया, उसमें विद्युत धारा गुजारी गई। विद्युत धारा गुजारने के कारण वो जो गैस होती है वो प्रकाशित होने लग जाती है, और प्रकाशित होकर प्रकाश देने, जैसे अभी ये प्रकाश हो रहा है, तो ये प्रकाश हो रहा है। देखो वैसे जो एलईडी बल्ब होते हैं उसमें ये गैस नहीं भरी जाती, ये ध्यान रखना आप। पहले जो ट्यूबलाइट आती थी ना, अभी तो ट्यूबलाइट में भी एलईडी देने लग गए। आपने देखा होगा उसको जो फोड़ते हैं उसमें एक सफ़ेद सफ़ेद सी गैस ऐसे धुआं जैसा निकलता है, वही ऑर्गन गैस हुआ करती थी, है ना। काफ़ी बार जैसे बल्ब को अपन तोड़ते हैं तो उसमें से भी गैस निकलती है, ठीक है, तो वही ऑर्गन गैस होती है। तो उस गैस के कारण होता क्या है कि उस गैस से जब विद्युत प्रवाह किया जाता है, विद्युत धारा गुजारी जाती है, तो वह गैस चमकने लग जाती है, वह प्रकाशित होने लग जाती है, उससे हमें प्रकाश मिलता है। और वो जो प्रभाव, यानी कि जो गैस प्रकाशित हो रही है, वो उसमें जो ये क्रिया हो रही है, उसी प्रभाव को क्या कहा गया? गैस आयनीकरण प्रभाव। तो इस पर जो कार्यरत युक्तियां हैं, एग्जाम्पल के तौर पे तो हम देखेंगे तो वो हो गया आपका विद्युत लैंप हो गया। क्या हो गया? विद्युत लैंप। विद्युत आपका लैंप हो गया। दूसरा विद्युत बल्ब जो है वही बात है, ट्यूबलाइट हो गई, ठीक है, ट्यूबलाइट हो गई, ये भी हो गई, ठीक है। तो ऐसी काफ़ी सारी युक्तियां हैं जो कि गैस आयनीकरण प्रभाव पर कार्यरत होती है। तो यह हमने पांचों के पांचों जो प्रभाव थे वो हमने देख लिए। आगामी वीडियो में हम दूसरा टॉपिक लेंगे और कोई टॉपिक लेंगे, और टॉपिक टू टॉपिक कंटिन्यू हम चलते रहेंगे, ठीक है। बस आप हमारा साथ देते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा देंगे ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। देखिए दोस्तों, लाइक और शेयर करने से मेरा मोटिवेशनल थोड़ा बढ़ता है, मैं मोटिवेट होता हूँ, है ना। मेरे को लगता है कि आगे आपको अच्छे से अच्छे वीडियो मैं प्रोवाइड करवा सकूँ। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही काफ़ी, बाकी जो हम बात करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।